तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पॉली हाउस में फ्रेंच बीन की खेती करने का तरीका। जूट की कटाई और रेशा निकालने की उन्नत तकनीक। आजकल कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज किसान पॉली हाउस में वे मौसमी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो सब्जियां पहले आती हैं उनका दाम अधिक मिल जाता है। ऐसी ही एक फसल है फ्रेंच बीन, जिसकी खेती किसान पॉली हाउस में कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताना चाहता हूं जिस फसल का नाम है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन एक ऐसी फसल है जो ज़्यादातर ठंडे मौसम में उगाई जाती है और इसकी दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक बौनी किस्में और एक लंबी बढ़वार वाली किस्में। सबसे पहले तो ये एक फसल ऐसे मौसम में उगाई जाती है जिस समय मौसम आपका ठंडा है। तो इसको हमने जो हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो इसको अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अगस्त एंड में इसको लगाते हैं तो भी इसकी बढ़वार जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अगस्त एंड में लगाकर आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाती है और 2 महीने के अंदर इसके अंदर फ्रूट बनना चालू हो जाता है। तो इस फसल में जो मैंने आपको बताया कि लंबी किस्में होती हैं और बौनी किस्में होती हैं। तो लंबी किस्म में जो वैरायटीज़ आती हैं उसके अंदर केंटुकी वंडर है या SVM1 है या लक्ष्मी है। उसके अलावा जो एक प्राइवेट कंपनी का हाइब्रिड है उसको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है जिसका नाम है मोरालेडा। फ्रेंच बीन की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकासी वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी होती है। इसके लिए सबसे पहले पॉली हाउस में मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर जमीन से उठी क्यारियां बनाएं। क्यारियों को बनाते समय इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और क्यारियों की चौड़ाई लगभग 1 मीटर रखें। इसके बाद क्यारियों पर ड्रिप लाइन बिछाएं। और जब हम पॉली हाउस में बनाते हैं तो हम 1 मीटर चौड़ा जो है बेड बनाते हैं। 1 मीटर चौड़ा बेड बनाने के बाद तो उसके अंदर गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो उसके अंदर मिलाई जाती है। मिलाने के बाद साथ में ही कुछ फर्टिलाइज़र भी मिलाए जाते हैं जिसमें DAP हो गया, SSP हो गया, MOP हो गया या और कुछ यूरिया भी हम मिला सकते हैं।
बीज की दर जो होती है वो बौनी किस्मों में ज़्यादा बीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर बीज दर ज़्यादा होता है, लगभग 70 किलो के आसपास, 70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें बौनी किस्मों में बीज लगता है। जबकि जो लंबी बढ़वार वाली या पोल बीन जिनको बोला जाता है, उसके अंदर लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से बीज की ज़रूरत होती है। तो दूसरा, जब बेड तैयार हो जाता है, बेड तैयार करने के बाद हम उसके अंदर हल्की सिंचाई करते हैं बेड के अंदर बीज बोने से पूर्व, क्योंकि इसकी बीज की बुआई डायरेक्ट होती है, इसको क्यारी बनाने की या नर्सरी तैयार करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा बीज जो है आपने बेड के ऊपर लगाना है। तो बीज लगाने से पूर्व आपने बेड के ऊपर हल्का सा सिंचाई जो है, हल्की सिंचाई आपने देनी है, और सिंचाई करने के बाद जब नमी हो आपके खेत में तब उसके बीजों को आपने लगाना है। फ्रेंच लाइन के बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम या थीरम दवा से उपचारित कर लें। इसके बाद बीजों को बनाई गई क्यारियों में बोएं। इसके बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हुए बोनी करें। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना सही रहता है। लगाने के बाद जब इसके बढ़वार चालू होती है तो इसको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़मीन पे आप अगर इस बीन्स को छोड़ेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होती है, फलों की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आती है और बीमारियां आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस फसल को जब ऊपर चढ़ाना है तो ऊपर चढ़ाने के लिए हम रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की रस्सियाँ हो गई या नाइलॉन की रस्सियाँ जो होती हैं, हम सीधे इनको ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर चढ़ाने के बाद इसको रस्सी के सहारे लपेटते जाते हैं ताकि ये फसल जो है ग्रोथ करती रहे। इसकी फसल की जो मैक्सिमम हाइट वो 4 से 5 मीटर तक चली जाती है। 12 फीट आप एवरेज मान के चलें कि इतनी ऊंचाई तक ये फसल जो है चली जाती है। यूं तो फ्रेंच बीन दलहनी फसल है, लेकिन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए नोड्स नहीं बनते हैं, इसलिए फसल में नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। चूँकि पॉली हाउस में ड्रिप लगी रहती है, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ड्रिप इरिगेशन के तहत हम जो फर्टिलाइज़र, जो घुलनशील फर्टिलाइज़र जैसे NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19, उसकी मात्रा लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसकी मात्रा को हम हफ्ते में 2 बार इसकी ड्रिप इरिगेशन से छोड़ते हैं ताकि इसकी फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। दूसरी बात ये आती है कि अगर इसके अंदर कटाई छटाई जब हम करते हैं, जब बीच में फसल में पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ या ख़राब हो जाए पत्तियां, तो उसकी कटिंग भी हम करते हैं। जो ज़मीन से सटी हुई पत्तियां हैं उसके 3 से 4 नोड तक हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से ऐसा होता है कि जो पानी के छींटे से या मिट्टी के साथ जो लग के पत्तियां जो ख़राब हो जाती हैं उससे हम पौधे को बचा सकते हैं, बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। पॉली हाउस में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, फिर भी पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। साथ ही भूमि में नमी की कमी होने पर निश्चित अंतराल पर ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। पॉली हाउस में फ्रेंच बीन की लंबी बढ़ने वाली किस्मों की खेती की जाती है, इसलिए पौधों की बढ़वार अवस्था पर इनको सहारा देना चाहिए। दूसरा, जो सिंचाई जो हम इसके अंदर करते हैं, सिंचाई हमें लगातार अंतराल पे करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फसल है इसकी जड़ें काफ़ी उथली होती है, यानी ज़मीन के आसपास ही होती है, बहुत ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें नहीं होती। तो ऐसी फसल में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आप ज़्यादा पानी ना दें, पानी जितना ज़रूरत है पौधे को उतना ही पानी दें। दूसरी बात आती है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप या कीटों का प्रकोप कितना रहता है। बीमारियां भी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो इसके अंदर आती है। अगर आपको ऐसे पत्ते आपके पौधों के ऊपर दिखाई दें तो उस अवस्था में आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का जो स्प्रे है वो आप करें 10 दिनों के अंतराल पर। दूसरा आता है कीटों का प्रकोप। अगर जो कीट आपकी फसलों में लग रहे हैं, ज़्यादातर एफिड जो माहू या चैपा जिसको बोला जाता है वो लगता है। रेड स्पाइडर माइट जिसको लाल मकड़ी भी बोला जाता है, वो उसका भी प्रकोप इस फसल के अंदर ज़्यादा रहता है। तो ऐसी बीमारियों से या ऐसे कीटों से बचने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई है उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे के लिए 1 मिलीलीटर 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है और अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। अब आती है इसकी तुड़ाई की बात। तो इसकी तुड़ाई जो होती है
वो लगभग 60 से 70 दिन के बाद चालू कर सकते हैं और इसकी तोड़ाई काफ़ी लंबे दिनों तक चलती है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है। एक बार फल बनने के बाद इसकी 3 से 4 महीने, अगले 3 से 4 महीने इसकी तोड़ाई लगातार चलती रहती है। तो आशा है कि आप लोग पॉली हाउस में या फिर ओपन फील्ड में इस फसल की खेती जब करेंगे तो आपको अत्यधिक मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने जूट की खेती की है, उनकी फसल कटाई की योग्य तैयार हो चुकी है और कई किसान इसकी कटाई में लगे होंगे, लेकिन इसकी कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि इन कामों पर की गई लापरवाही के कारण रेशों की क्वालिटी खराब हो जाती है और किसानों को इसका अच्छा दाम नहीं मिल पाता। इसलिए जूट की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक आप किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है, जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो, इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए हैं। जैसा कि ये जूट का जो फसल है, ये लगभग 120 से 150 दिनों का होता है। जिन किसान भाइयों में ने मार्च अप्रैल में जो अपना जूट का फसल लगा रखी होगी, उनका जो है जूट का फसल जो है अभी कटाई के कगार पे होगा। इसमें जो है फूल बनने के पूर्व से लेके फली बनने की अवस्था तक जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे, तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे, तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है, जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं, लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिए का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। इसमें जो है सो कटाई के लिए भूमि की सतह से जो है जूट के जो फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन जो है सो खेत में जो है सो सुखा दिया जाता है, ताकि इसके जो पत्तियां है वो झड़ जाए। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो रैटूनिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। इससे जो है सो इसमें जो है सो जूट से जो है फाइबर का जो एक्सट्रैक्शन होता है रेशा का, इसी को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं।
उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं तब उस पर क्राइजप सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। तो जूट से पौधे से जो रेशा अलग करने की प्रक्रिया है, ये बेसिकली जो है सो जल और जीवाणु दोनों पे आधारित है। इसके लिए जो तापमान जो है सो इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए जो है सो आवश्यकता होता है। हम लोग जो है सो जूट के जो बंधे हुए गठरों को जो है पानी में 15 दिनों तक जो है इसको डुबा के रखते हैं। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे। एक मजदूर जो है 8 घंटे में लगभग 40 से 50 किलो रेशा जो है सो निकाल सकता है। उसके रेशा में जो है सो हम लोग का जो है 6 से 10 फुट तक जो है रेशा जो है इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशों में नमी की बात करें तो 6 से 10% तक नमी की हो सकती है। इसकी जूट से जो रेशा का उपज है वो लगभग जो है सो प्रभेद पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 से 25 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी लेते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राई सरसों तिलहन की प्रमुख फसल है और अभी प्रदेश के जिन किसानों के खेत खाली हैं, वे इन खेतों में आगात सरसों की बोनी कर सकते हैं। लेकिन इसके अच्छे उत्पादन के लिए आप सरसों की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, इस बारे में अधिक जानकारी देने हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मीणा। यही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सरसों लगाने का उचित समय है। सरसों की खेती को करने के लिए भूमि का चयन करते समय इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, खेत में गहरी जुताई कर देते हैं डिस्क हैरो चला के। उसके बाद खरपतवार जो भी हैं वो मिक्स हो जाएंगे उसमें, हैरो द्वारा खरपतवारों को मिक्स कर देंगे, भूमि में मिला देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है कि खेत की तैयारी के बाद हम देखते हैं कि कितना हमें जो रासायनिक उर्वरक या का है, इसके लिए 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर चाहिए। और यदि हम रासायनिक खादों की बात करते हैं तो इसके लिए 40 kg यूरिया
और 50 केजी डीएपी और 20 केजी पोटाश की जरूरत होती है। इसी के साथ जब, क्योंकि तिलहन फसल में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है सल्फर की, तो इसकी खेती के लिए सरसों के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, जो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो 25 केजी सल्फर प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधा ताकतवर होगा और उसमें जब फली बनेगा उस टाइम फलियों की साइज और बीज उचित समय पर बनेगा। खेत की तैयारी करते समय यूरिया की आधी मात्रा और डीएपी, पोटाश तथा सल्फर की पूरी मात्रा को बुवाई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके बाद फसल में एक सिंचाई करने के बाद शेष बची यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हम प्रभेदों का चुनाव करेंगे उसमें हम सबसे पहले लेते हैं राजेंद्र सुफलम, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तेल की मात्रा इसके दानों में 41% होती है। इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और ये इसकी जो पकाव अवधि है वो 125 से 130 दिन होता है। इसके अलावा है जो नई किस्म है DRMR 150-35, ये सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से निकला हुआ है, जो बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और झारखंड के कुछ प्रखंडों में इसका अच्छा उत्पादन है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, उन एरिया के लिए ये उपयुक्त है। उसके बाद हम सीड ड्रिल से या जीरो टिलेज से 4 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुवाई से पहले उन्हें मैनकोजेब 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें, जिससे फसल में कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके बाद भूमि में नमी के अनुसार बीजों को लगा देना चाहिए। सरसों की बुवाई कतारों में की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए सरसों के बीजों को लगाना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। खाली खेत रहने पर या खुला खेत है तो सबसे पहले उसमें क्यों खरपतवार की है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जो प्री खरपतवार है, पोस्ट खरपतवार नाशी है, उसमें पेंडीमेथालिन 8 से 10 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के पहले बुआई से पहले खरपतवार को नष्ट कर दीजिए इस दवाई का स्प्रे करके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हेसल, जिला रांची के कृषक संतोष महतो ने। ये बकरियों में पीपीआर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पीपीआर बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है। जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं, झुंड में चलते समय ये चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमज़ोरी आने लगती है और कमज़ोरी के साथ
साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। पता है, जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिस लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इससे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।